साइकिल स्ट्राइक एकेडमी में आप लोग का स्वागत है। इस वीडियो लेसन में हम लोग सीबीएसई के जो प्रैक्टिस पेपर आया है उसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ठीक है बच्चों, देखो एमसीक्यू एक में डिस्कस करेंगे, एक में 2 मार्कर्स, एक में 3 मार्कर्स और एक वीडियो मैं बनाऊंगी, तीनों को कंबाइन कर दूंगी। ठीक है, ज़्यादा लंबी वीडियो से थोड़ा सा टायरिंग हो जाता है। तो एमसीक्यू, ऐसे एमसीक्यू से तुम्हारा दिमाग ना इस तरीके से सेट होगा कि यहाँ ऐसे एमसीक्यू आते हैं। कभी कभी हम बहुत आसान चीज़ें प्रैक्टिस करके चले जाते हैं, पर वो डायरेक्ट चीज़ें होती है, पर वही एग्जाम में जब आते हैं ना तो उस चीज़ को घुमा दिया जाता है, ट्विस्ट एंड टर्न करके वही क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो उस टाइम ये चैलेंजिंग हो जाता है। गॉट इट? तो इस कारण से हम पहले से ही प्रिपेयर कर लेंगे ये सब, ताकि तुम लोग को आगे आसानी हो। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि एक सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है विच इज़ गिवन ए, देखो पी क्यू आर पी आर क्यू। ठीक है, अब तुम्हारे पास पूछा है कि ए बी सी डी ऑप्शन है कि आर जो बना है, ये आर जो बना है ये कटायन है या अनायन है, ये कटायन है या फिर अनायन है। अनायन क्या होता है? अनायन पे कितने का चार्ज होता है? अनायन पे हम जानते हैं हमेशा नेगेटिव चार्ज होता है, और कटायन पे कितना चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। कटायन पे पॉजिटिव चार्ज होता है। दिस इज समथिंग वी नो। ठीक है, तो यहाँ पे भी एक पॉजिटिव नेगेटिव होगा। हमें याद रखना है, देखो पॉजिटिव तो यहाँ भी पॉजिटिव रहा। अगर हम अज्यूम करके चले कि पी क्यू प्लस आर गिव्स पी आर प्लस क्यू है। गॉट इट? हम अज्यूम करके चल रहे हैं कि ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। थोड़ा सा मोटा करते हो, हाँ। तो अब देखो ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो जब इसने आर यहाँ पे गया तो ऑब्वियसली आर भी क्या होगा? नेगेटिव होगा ना। ये पी हमने अज्यूम कर लिया कि वो पॉजिटिव ही है। ठीक है, मतलब कटायन है, और दूसरा अनायन अटैक करेगा इस पे आके, तो हमारा आर कैसा नेचर, आर का नेचर कैसा होगा? अनायनिक नेचर होगा, नेगेटिव नेचर होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर होगा। और तो देखो ऑप्शन देखो, कटायन नहीं, कटायन वालों को तो तुमने आइसोलेट कर देना है, ख़त्म कर देना है, एलिमिनेट कर देना है। तो क्या बचा? एक अनायन लेस स्टेबल, अनायन मोर स्टेबल। बच्चों ये कौन सा रिएक्शन देख रहे हो तुम? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होते हुए देख रहे हो ना। किसका एग्जांपल है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल है। डिस्प्लेसमेंट में हमेशा तुम्हें याद रखना है जो प्रोडक्ट बन के आएगा वो मोर स्टेबल होगा, जो प्रोडक्ट बन के आएगा वो मोर स्टेबल होगा। तो आप लोगों ने इससे सीखा, ये जो क्वेश्चन था सबसे पहले मैं पहचानूंगा मैम कि ये कौन सा रिएक्शन है, डिस्प्लेसमेंट का ये आंसर है। ठीक है, और मैं ये जानता हूँ अब से कि डिस्प्लेसमेंट होने के बाद जो प्रोडक्ट बनता है वो मोर स्टेबल बनता है। गॉट इट? और अनायन आके अटैक करता है, कटायन तो सेम ही रहता है, एक्चुअली ये अनायन होता है जो अटैक करता है। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? इसका आंसर होना चाहिए सी। इसका आंसर क्या होना चाहिए? सी होना चाहिए। ओके, तो इसका ऑप्शन इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि सम टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन नीचे दे रखे हैं। ठीक है, अब इसमें से बताओ कि कौन से सेम टाइप के हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं आर, क्योंकि मैंने ऑक्सीजन देखा, मैं दिमाग ऐसे चलाना एग्जाम में, ऑक्सीजन देखते तो मैं समझ आ गया कि नहीं ये तो दो चीज़ कंबाइन होके ये बन रही है, और एक है तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट, एक है डिकम्पोजिशन, कॉम्बिनेशन और डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो हम देखते हैं सबको एक एक देखते हैं। देखो यहाँ पे AgNO3 था, NaCl AgCl, दोनों चीज़ों ने ये किस फॉर्म में? ये AB प्लस CD गिव्स AD प्लस BC, इस फॉर्म में है ना। तो हमने देखा डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, डबल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो मुझे पता लग गया कि ए वाला तो डबल डिस्प्लेसमेंट है। बी वाला देखते हैं, बी वाला डबल डिस्प्लेसमेंट है? नहीं, बी वाला डबल डिस्प्लेसमेंट नहीं है मैम। कैसे पता लगा नहीं है? अरे देखो, जैसे एक है ना ए प्लस, ये कॉम्बाइन कर रहे हैं दो चीज़ें, कॉम्बिनेशन में भी से बोल सकते हो और सिंगल डिस्प्लेसमेंट में भी से बोल सकते हो, क्योंकि एक ही कंपाउंड है। जब डबल डिस्प्लेसमेंट होगा तो दो होते हैं, जैसे AgNO3 ये 2 कंपाउंड थे इसलिए डबल डिस्प्लेसमेंट था। जब एक ही होता है तो सिंगल डिस्प्लेसमेंट हो गया। रुको थोड़ा क्लीन करते हैं, 1 मिनट। तो यहाँ पे हमने देखा AgNO3 ये डबल डिस्प्लेसमेंट था पहला, और दूसरा तो डिस्प्लेसमेंट कह सकते हैं इसको। ये भी सिंगल कंपाउंड देखते मुझे समझ आ गया, डिस्प्लेसमेंट भी हो सकता है, कंबशन भी हो सकता है, कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। और तीसरा, अब देखो यहाँ पे भी K और H दो ये मॉलिक्यूल है, ये भी मॉलिक्यूल है, इसने सब्स्टिट्यूट कर दिया, देखो SO4 आके लग गया, K2SO4 बन गया और पानी अलग हो गया। तो ये भी मुझे क्या दिख रहा है? डबल डिकम्पोजिशन डबल डिस्प्लेसमेंट दिख रहा है, डबल डिस्प्लेसमेंट। तो मेरा P और S सेम था ना, दोनों में डबल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो ऑप्शन इज D, P और S। गॉट इट? हमने क्या पहचानना है? चारों रिएक्शन का नेचर पहचानना है, फिर जिस हिसाब से उनका नेचर होगा उनको क्राइटेरिया क्लासीफाई कर देना है, और फिर देखना है कौन से दो सेम थे। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, नीतू के पास 2 टेस्ट ट्यूब थी जिसके अंदर डाइल्यूट H2SO4 था, डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन था, उनको लेबल नहीं कर रखा। बताओ
कि वो देख के कैसे आइडेंटिफाई कर सकती है एडिंग विच ऑफ द फॉलोइंग, वो क्या ऐड करे कि उसे पता लग जाए उसका सोल्यूशन एसिडिक है या फिर बेसिक है। ये तुम लोग को जानते होगे, ये सीधा सीधा क्वेश्चन है। इसमें हम क्या ऐड करते हैं, हम बेसिकली बेकिंग सोडा ऐड करते हैं। जब भी तुम्हें पहचानना हो कोई भी सोल्यूशन एसिडिक है या बेसिक है, बस विजुअली कोई एक कंपाउंड ऐड करके कीप दिस इन योर माइंड, हम बेकिंग सोडा ऐड करेंगे, बेकिंग सोडा ऐड करेंगे। बेकिंग सोडा का फॉर्मूला याद है तो लिख के दिखाओ, कैसे तुम लोग का रिवीजन भी होगा, कमेंट सेक्शन में लिखना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पे बोल रहा है कि सोनिया के पास एक्वस सोल्यूशन है 3 सॉल्ट के। सॉल्ट कौन कौन से है, सोडियम एसीटेट है एक सोडियम क्लोराइड है और एक अमोनियम क्लोराइड है। 3 टेस्ट ट्यूब में लिया, उसके पास रैंडम 3 पीएच पड़े हुए हैं, बताओ कौन सा किसका पीएच है। इसको पढ़ने के लिए एक बार एक कंसेप्ट रिवाइज करते हैं सॉल्ट का। सॉल्ट 3 प्रकार के हो सकते हैं, या तो वो एसिडिक सॉल्ट हो सकता है, या वो बेसिक सॉल्ट हो सकता है, या फिर वो न्यूट्रल सॉल्ट हो सकता है। न्यूट्रल सॉल्ट का पीएच 7 के अराउंड होगा, बेसिक सॉल्ट का पीएच 8 से 14 होगा और एसिडिक सॉल्ट का पीएच 1 से 7 होगा। ठीक है, 7 के अंदर अंदर होगा, कम होता है एसिडिक सॉल्ट का पीएच। ठीक है, ये हमने पीएच वाले स्केल, पावर ऑफ हाइड्रोजन वाले स्केल से पढ़ा। तो सबसे पहले हम देखते हैं, तीनों के फॉर्मूले लिखते हैं। अमोनियम NH, अमोनियम क्लोराइड हो गया एक है तुम्हारा सोडियम क्लोराइड। बिल्कुल, हाँ, तो देखो अमोनियम क्लोराइड हो गया, ठीक है, CH3COONA, सोडियम एसीटेट हो गया, ठीक है, और नेक्स्ट हो गया सोडियम क्लोराइड। गॉट इट, ये 3 चीज़ें दे रखी है तुम्हें। अब तुम्हें मैं एक चीज़ बताती हूँ, अगर तुम्हें ये बात पता होगी तो एक क्वेश्चन कर लोगे, नहीं आइडिया होगा तो थोड़ा अटक सकते हो। ये बच्चे तो सभी जानते हैं कि ये वाला मेरा न्यूट्रल सॉल्ट है। कैसा सॉल्ट है, ये न्यूट्रल सॉल्ट है। अब ये दिमाग में रखना, ये NH4Cl वाला जो होता है ये एसिडिक सॉल्ट होता है, और ये वाला जो होता है ये बेसिक सॉल्ट होता है। गॉट इट, एसीटेट वाला बेसिक है और NH4Cl वाला एसिडिक है और NaCl वाला बेसिक न्यूट्रल है। तो अब इसमें इस डेटा के हिसाब से इसमें देखो, तुम्हारा एसीटेट वाला बेसिक है ना, तो सोडियम एसीटेट बेसिक में लिखा है, बेसिक का पीएच 7 से ज़्यादा होगा। एसिड वाला पीएच है, ये न्यूट्रल पीएच है, और ये बेस वाला, तो बेस कौन सा था मेरा, सोडियम एसीटेट था, ठीक है। न्यूट्रल कौन सा है मेरा, NaCl है, सोडियम क्लोराइड है। एसिडिक कौन सा है, सोडियम अमोनियम क्लोराइड है। तो इसका आंसर है डी। ठीक है, तो इससे सॉल्ट वाला पूरा कंसेप्ट हमारा रिवाइज हो गया इस MCQ में। चलो एक मिनट इसको भी क्लियर करूँ। हाँ, गैल्वनाइजेशन इज अ प्रोसेस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि गैल्वनाइजेशन, इसने खुद ही बता दिया क्या होता है। एक प्रोसेस होता है जिसमें आयरन की कोटिंग ऑफ आयरन आर्टिकल्स, एक आयरन के आर्टिकल्स पे जिंक की लेयर चढ़ा दी जाती है ताकि उससे जंग ना लगे। आयरन इज प्रोटेक्टेड इवन इफ जिंक कोटिंग इज स्क्रैच्ड एंड आयरन इज एक्सपोज्ड। अब देखो क्या चीज़ ट्रू है अबाउट आयरन प्रिवेंट, कैसे हम पता लगा सकते हैं कि आयरन प्रिवेंट करता है, मतलब क्या इन 3 सेंटेंस में से विच वन इज़ ट्रू। क्या एक से ज़्यादा भी हो सकती है जो कि इसको एक्सप्लेन कर रहा है, इस प्रोसेस को, कि क्यों जिंक प्रिवेंट करता है रस्टिंग ऑफ आयरन। अब देखो नाउ पहला पढ़ते हैं, अ गैल्वनाइज्ड आयरन डज नॉट अंडरगो ऑक्सीडेशन। ये कह रहा है गैल्वनाइज्ड आयरन जो है उसको अंदर ऑक्सीडेशन नहीं होता। जिंक कोटिंग प्रिवेंट करती है कांटेक्ट ऑफ आयरन विद एयर। हाँ, ये बिल्कुल सही बात है। जैसे ये आयरन का आर्टिकल है, इसमें तुमने जिंक का पेंट कर दिया तो क्या होगा, बाहर O2 जो हवा में ऑक्सीजन है वो इसके आयरन के डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आ पाएगी ना। तो क्यों इज करेक्ट, तो ये वाला ऑप्शन मुझे सही लग रहा है, ये वाला भी और ये वाला भी। अब हमें एक और, अब R भी डिसाइड करने में हेल्प करेगा कि एग्जैक्ट आंसर क्या है। देखो फिर उसके बाद है जिंक अंडरगो कोरोजन मोर इजीली देन आयरन। जिंक का कोरोजन जो होता है ना ज़्यादा आसानी से हो जाता है आयरन के। तो देखो ये बात तुम्हें रिएक्टिविटी सीरीज़ के बेसिस पे पता होनी चाहिए। दिस पॉइंट इज़ ट्रू। अगर तुम लोग को पता नहीं थे, ऐसे क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं किए थे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अब तो तुमने कर लिए ना, अब तो तुम्हें पता लग गया। रिएक्टिविटी सीरीज़ तो लर्न करनी ही है। उसका निमोनिक्स मैंने टेलीग्राम वाला जो चैनल है उसमें डाल रखा है, उससे ले लेना, आसानी होगी। जिंक अंडरगो करता है कोरोजन मोर इजली देन आयरन, दिस वन इज़ ट्रू। और जिंक कोटिंग प्रिवेंट करती है, दिस वन इज ऑल्सो ट्रू। तो क्यू और आर कहाँ था, डी, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है डी। 6 क्वेश्चन देखते हैं। जब प्यूरिफिकेशन करते हैं मेटल का इलेक्ट्रोलाइसिस से, तो नेगेटिव इलेक्ट्रोड पे क्या होता है हमें पता है। जब भी इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं तो एक कैथोड होता है और एक
एनोड होता है, कैथोड होता है और नेक्स्ट क्या होता है, एनोड होता है। हम देखते हैं कि इसमें पूछा है कि एनोड एनोड जो होता है उसे पॉजिटिव टर्मिनल बोला जाता है और कैथोड को नेगेटिव टर्मिनल। यहाँ पे ना उल्टा है, जैसे कटायन पॉजिटिव चार्ज वाले होते हैं पर कैथोड जो होता है बेसिकली वो नेगेटिव टर्मिनल होता है और एनोड जो होता है वो पॉजिटिव टर्मिनल होता है। तो ये लोग पूछ रहे हैं कैथोड पे क्या होता है, कैथोड पे क्या होता है। तो हम ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन आप एक एक करके सारे ऑप्शंस पढ़ते हैं। पहला ऑप्शन कह रहा है मेटल आयन लूज करता है इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रल बन जाता है ना। मेटल आयन लूज करता है नहीं, तुम लोग को पता होना चाहिए कि मेटल आयन लूज करता है इलेक्ट्रॉन, ये काम जो होता है ना ये तुम्हारा कहाँ पे होता है, ये एनोड पे होता है। तो पहला तो वैसे ही गलत हो गया, ठीक है। एनोड पे क्या होता है, मेटल लूज करता है। और न्यूट्रल गेन बिकम एन आयन नहीं, ये भी नहीं होता, न्यूट्रल वाला तो कुछ होता ही नहीं। मेटल आयन ना गेन कर लेता है और बन जाता है न्यूट्रल मेटल अगेन। इसका आंसर डी है, ठीक है। इससे हम इलेक्ट्रोलाइसिस फटाफट एक बार देख लेते हैं, ओवरव्यू देख लेते हैं। देखो इलेक्ट्रोलाइसिस, जब हम इलेक्ट्रोलाइसिस पढ़ते हैं तो हमको क्या पता होता है, हमें पता होता है कि एक एनोड होता है और एक कैथोड होता है, ठीक है। कैथोड कौन सा टर्मिनल होता है, कैथोड जो होता है हमारा नेगेटिव टर्मिनल होता है। कैथोड कौन सा होता है, नेगेटिव होता है। एनोड कौन सा होता है, पॉजिटिव होता है। गॉट इट। अब कैथोड में क्या होता है, हमेशा याद रखना कि मेटल जो होता है ना इलेक्ट्रॉन्स को गेन करता है, मेटल इलेक्ट्रॉन्स को गेन करता है। और एनोड पे याद रखना मेटल इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, ठीक है। ओके आगे बढ़ते हैं। हमने इलेक्ट्रोलाइसिस भी फटाफट रिवाइज किया। क्वेश्चन नंबर 7 सुनो। एक मेटल है जो लश्रस है, चमकता है, शाइनी दिखता है और जब उसे फ्रेशली काटा जाएगा स्पेशली तब ज़्यादा चमकता है जब उसका सरफेस हटाया जाए, एक्सपोज करा जाए। सलमा ने इसका एक पीस कट किया और कंपेयर करा लश्यर इसकी चमक को फ्रेशली कट सरफेस ऑफ द मेटल में। तुम्हें बताना है जो फ्रेशली कट सरफेस ऑफ दीज मेटल है वो अपना लश्यर लूज़ कर लेता है। तो कौन सा ऐसा है जो सबसे पहले अपना लश्यर लूज़ कर देगा। देखो इतना सिंपल क्वेश्चन था पर 3 सेंटेंस लेके इस क्वेश्चन को थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बना दिया है। अब ये क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं तो इसका आंसर देखो, विच इज़ द मोस्ट रिएक्टिव मेटल, सोडियम। अगर तुम लोग को ये बात पता है तो तुम इतना अटकोगे नहीं पता तो गोल्ड तुम आयरन एल्यूमिनियम इन सब में भी कंफ्यूज हो सकते हो, ठीक है। तो कोई भी चीज़ वो नाइफ से कट कर रही है, वो अपना लश्यर लूज कर रही है, फटाफट रिएक्ट कर रही है। लास्ट में पूछा है ना लूजेस लश्यर एक्सपोज टू एयर, सबसे जल्दी एयर से कौन रिएक्ट कर जाता है, सबसे रिएक्टिव मेटल। सो आंसर इज सोडियम। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है अपटेक ऑफ वाटर इन प्लांट्स के बारे में। तो आंसर है, अब देखो ऑप्शन देखते हैं। पहला, इट अकर्स ऑल द टाइम। जब प्लांट ये कह रहा है कि हमेशा डिफ्यूजन से होता रहता है और वाटर एंटर करता है, नहीं हमेशा नहीं होता यार। सुबह देखो जब तक धूप है ना तब तक तो डिफ्यूजन होगा, जब जैसे ही धूप खत्म हो जाएगी तो इवोपोरेशन का प्रोसेस भी स्लो हो जाता है और ये डिफ्यूजन ये खत्म हो जाता है। तो ये तो गलती हो गया, ऑल वाले ना साइंस में आंसर जनरली गलती होते हैं। वाटर एंटर करता है रूट ड्यू टू ऑस्मोसिस, हाँ बिल्कुल ये बात मुझे बिल्कुल सही लग रही है। एट नाइट ट्रांसपिरेशन लो होता है तो रूट डू नॉट टेक अप वाटर, ठीक है। उसने बोला है ट्रांसपिरेशन कम होता है तो रूट्स वाटर नहीं लेते हैं। नहीं, मूवमेंट ऑफ वुड फ्रॉम इज बाई डायरेक्शन, बिल्कुल नहीं भाई, यूनिडायरेक्शनल होता है, नीचे से पानी ऊपर जाता है, ऊपर से नीचे थोड़ी आता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन मेरे अकॉर्डिंग और सही भी आंसर यही है। क्या होता है रुको क्लियर करते हैं। इसका करेक्ट ऑप्शन इज बी। ओके 10 क्वेश्चन ही करेंगे इसमें, नेक्स्ट 10 नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इसमें बोला है ऑक्सीजन का सैचुरेशन लेवल मतलब हमारे हीमोग्लोबिन का जैसे जैसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज करेंगे तो हीमोग्लोबिन का एटमॉस्फेरिक प्रेशर जब हम एटीएम होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो हम डिक्रीज करेंगे तो हीमोग्लोबिन क्या होगा। 4 ऑप्शन दे रखे हैं। देखो ऑल्टीट्यूड, हाइट बढ़ी, तुम जानते हो जब हाइट बढ़ती है तो प्रेशर इंक्रीज होता है, ये चीज़ जानते हो, सॉरी प्रेशर डिक्रीज होता है, ये चीज़ आप लोग जानते होंगे, ठीक है। जैसे तभी तो ऑक्सीजन में सांस लेने में दिक्कत आ जाती है जब बहुत ऊंचे ऊंचे माउंटेन्स चले जाते हैं, ठीक है। और जब सी के नीचे डाइव करके जाओगे ना तो प्रेशर बढ़ता है। दिमाग में क्या रखना है, ये अगर सी लेवल है, ये क्या है सी लेवल है, सी लेवल से ऊपर जाते हो ना तो प्रेशर हमेशा डिक्रीज होता है, सी लेवल से नीचे जाते हो तो प्रेशर हमेशा इंक्रीज होता है। गॉट इट।
तो जब प्रेशर डिक्रीज़ होगा ना तो ऑक्सीजन जो हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करता है ये भी डिक्रीज़ हो जाता है। तो देखो इसमें तो एक तो कांस्टेंट, तो ये तो बिल्कुल ही गलत है। बढ़ रहा है, कह रहा है कि ज़्यादा जैसे ज़्यादा हाइट पे जाओगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होगा, हीमोग्लोबिन ज़्यादा बाइंड होगा। बिल्कुल नहीं, हमें पता है सांस लेने में दिक्कत होती है। और ये तो अजीब सी बात है, पहले कम और ज़्यादा, तो आंसर इज़ क्यू, ये सही है। ये हमें समझा रहा है कि देखो नॉर्मल रेंज से जैसी ही हाइट बढ़ी यहाँ पे देखो, जैसी हाइट बढ़ी प्रेशर कम हुआ, हीमोग्लोबिन का जो ऑक्सीजन के साथ एसोसिएशन था वो भी डिक्लाइन होने लगा। गॉट इट। इसलिए तो माउंट एवरेस्ट वगैरह में जाते हैं तो सांस लेने में कितनी दिक्कत हो जाती है, वो लोग सिलेंडर वगैरह अपने साथ कैरी करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, ये लास्ट क्वेश्चन है इस रिवीजन सीरीज़ का। नेक्स्ट वीडियो में हम दूसरे लेके आएंगे 10 क्वेश्चन और। तो क्वेश्चन 10th क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा मेथड यूज़फुल है फर्टिलाइजेशन प्रिवेंट करने में, इवन व्हेन ओव्यूलेशन, जब भी ओव्यूलेशन हो रहा हो तब भी। तो एक होता है, देखो क्या क्या ऑप्शन है इसके अंदर। सबसे पहले तो ओरल पिल, नहीं ओरल पिल तो देखते ही तुम लोग एलिमिनेट कर देना, क्योंकि यहाँ पे बोल रहा है इवन व्हेन ओव्यूलेशन अकर्स, तो ये वाला ओरल पिल तो आप नहीं ले सकते। तो आर वाला ऑप्शन हम एलिमिनेट कर देते हैं। तो आर यहाँ था, देखो नीचे भी एक आर वाला ऑप्शन है, वो भी एलिमिनेट कर दिया। तो हाँ, फेलोपियन ट्यूब कर सकते हो, कॉपर टी ले सकते हो, या फिर कॉन्डम्स का यूज़ कर सकते हो। तो इसका आंसर PQS होगा, PQS। ये देखो सी वाला ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। ओके, तो ओव्यूलेशन होने के प्रिवेंट फर्टिलाइजेशन, मतलब फर्टिलाइजेशन प्रिवेंट करना है इवन दो नॉर्मल ओव्यूलेशन या फिर मेंस्ट्रुएशन का प्रोसेस चले जा रहा है। तो ये 4 ऑप्शंस थे एंड वी गॉट द राइट आंसर। अब नेक्स्ट 10 क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आई होप ये वीडियो तुम लोग के लिए यूज़फुल रहा होगा। बाय बाय।